अस्सलाम वालेकुम। आज की जो बेसिकली हमारी लैब है वो टू एनालाइज द ट्रांसफ़र फंक्शन इनटू स्टेट स्पेस एंड ऑब्जर्व द ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारे लैब का है वो यह एक तो हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे सिस्टम को इन स्टेट स्पेस एंड कन्वर्ट द ट्रांसफर फंक्शन इनटू स्टेट स्पेस यूजिंग बोथ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन एंड मैटलैब। और सेकेंडली हम क्या करेंगे, टू ऑब्जर्व द ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम यूजिंग मैटलैब एंड थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, ट्रांसफर फंक्शन एंड स्टेट स्पेस। अच्छा, प्रीवियसली हम लोगों ने ये किया ट्रांसफर फंक्शन बेस एनालिसिस सिस्टम का किया था कि हम सिस्टम का क्या करते थे कि उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते थे, ठीक है, और उसको फिर उससे सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड कर लेते थे। जो भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ रहा होता था उसका हम रिस्पॉन्स फाइंड करते थे। और अगर हमने सिस्टम की टाइम डोमेन में बेसिकली हम मॉडलिंग सिस्टम करना चाहते हैं, हम बेसिकली स्टेट स्पेस यूज़ कर रहे होते हैं। स्टेट स्पेस का बेनिफिट क्या होता है कि स्टेट स्पेस जो है वो आपका अगर कोई टाइम वेरिएंट सिस्टम है, ठीक है, या नॉन लीनियर सिस्टम है, तो उसके लिए बेसिकली हम इजीली जो है वो स्टेट स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसफर फंक्शन बेस्ड मॉडलिंग होती है हमारे पास, उसमें बेसिकली क्या होता है, वो सिर्फ एल सिस्टम के लिए होती है, जो कि बेसिकली लीनियर टाइम इन्वेरिएंट है। तो नॉन लीनियर सिस्टम के केस में जो है वो आपके पास जो है वो ट्रांसफर फंक्शन बेस अगर हम मॉडलिंग करेंगे तो हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। सो स्टेट स्पेस में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, स्टेटिक वेरिएबल्स होती हैं, ठीक है। कोर्स में आप डिटेल से पढ़ चुके हो कि बेसिकली स्टेट स्पेस होती क्या है। तो स्टेट स्पेस में बेसिकली आपके पास क्या होती है, दो इक्वेशन होती हैं, जैसा कि आपने कोर्स में पढ़ा होगा, ठीक है। कि आपके पास क्या होती है कि स्टेट इक्वेशन होती है, ठीक है, और दूसरी आपके पास क्या होती है, आउटपुट की इक्वेशन होती है। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली ए आपके पास क्या है, ए बेसिकली सिस्टम की मैट्रिक्स है, ठीक है। जो भी आपका सिस्टम उसकी मैट्रिक्स होगी। एक्स बेसिकली क्या होगा, स्टेट वेक्टर होगा, जिसमें बेसिकली आपके स्टेट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। और बी बेसिकली क्या होता है, आपकी जो है इनपुट मैट्रिक्स होती है बी, ठीक है। और यू बेसिकली क्या है, इनपुट है, ठीक है। और हम अब बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं उसके एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट के इक्वेशन लिख रहे होते हैं। जैसे अगर आपके पास कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों बेसिकली क्या एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, तो उनकी इक्वेशंस लिख रहे होते हैं। जैसे कैपेसिटर की क्या सी डी वी बाई डी टी, और इंडक्टर की क्या है एल टी आई बाई डी टी। तो बेसिकली आपके पास जो डेरिवेटिव टर्म्स होती हैं वो बेसिकली आपकी साइड पे आ रही होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो इसमें आ रहे होते हैं एक्स में, और उसके जो बेसिकली आपके पास मैट्रिक्स की जो आपके पास सिस्टम की है, जिसमें बेसिकली उसके फैक्टर्स हैं, जो उसके कोफिशिएंट्स हैं, वो ए में आ रहे होते हैं। इस तरह भी आपके पास इनपुट की मैट्रिक्स है, ठीक है। और अब ये बेसिकली क्या आउटपुट की कभी है ना, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके पास सी बेसिकली क्या है कि आउटपुट की मैट्रिक्स है, ठीक है। और डी बेसिकली क्या है कि अगर कोई सिस्टम में कोई फीड फॉरवर्ड आ रहा है तो आपकी डी की वैल्यू होगी, और डी आपका क्या होगा, जीरो होगा। यू बेसिकली क्या इनपुट है। सो ये बेसिकली आपके पास का ट्रांसफ़र फंक्शन है। तो ये था कि आपने थोरेटिकली जो कोर्स में तो देख लिया कि हम किस तरह बेसिकली एक सिस्टम को स्टेट स्पेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ चुके हैं कि हम ट्रांसफर फंक्शन टू स्टेट स्पेस कैसे कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो अब मैटलैब के थ्रू हम सिंपल कैसे ट्रांसफर फंक्शन से अगर हमने स्टेट स्पेस में कन्वर्जन करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास कमांड होगी टी एफ टू एस एस। आगे क्या बी कॉमा है, बी बेसिकली क्या होगा, सिस्टम के जो न्यूमरेटर है, ठीक है, उसके कोफिशिएंट्स होंगे, और ए बेसिकली सिस्टम के डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स होंगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर सिस्टम के न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स लिखने पड़ेंगे, और डिनोमिनेटर का जो जिस भी ट्रांसफर फंक्शन को आपने बेसिकली कन्वर्ट करना है स्टेट स्पेस में। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2s+1 है सिस्टम, तो जो बेसिकली लास्ट टर्म है, ठीक है, उसका क्या कोफिशिएंट है, ठीक है, 1 है, ठीक है, 1 लिख दोगे, ठीक है। इस तरह s का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 और 1 सिंपल आपके पास आ जाएंगे सिस्टम के न्यूमरेटर, ठीक है। इसी तरह बी, ये आपके पास a क्या है सिस्टम के डिनोमिनेटर है, ठीक है। इस तरह डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स आपने लोगों ने लिख देने हैं। तो मैटलैब में हम लोग कैसे करते हैं वो आगे मैं आपको बताता हूँ। वैसे भी हमने प्रीवियस लैब में भी देख चुके हैं हम लोग ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सिंपल आप इसको सिस्टम के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोगे
तो ये आपको रिटर्न कर देगा ए बी सी डी। अब ए बी सी डी बेसिकली आपके क्या आएंगे, स्टेट स्पेस के आएंगे, ठीक है। तो इस तरह अगर हमने स्टेट स्पेस अगर ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्जन करनी है तो उसके लिए मैटलैब की कमांड है एस एस टू टी एफ। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए बी सी डी को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ए को डिफाइन करो, ए की मैट्रिक्स होगी बी सी एंड डी, ठीक है, उसको ऊपर डिफाइन करना है आपने। और सिंपली आप कमांड यूज़ कर लोगे तो ये आपके पास कमांड आपको रिटर्न कर देगी सिस्टम के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। आगे सिंपल आप करोगे टी एफ बी को मैं करोगे तो जो आपके पास सिस्टम में नोमिनेटर डिनोमिनेटर है तो आप उसको कन्वर्ट कर देगा ट्रांसफर फंक्शन में, ठीक है। और सिंपल आप जो है वो कोर्स में क्या करते हो, अगर आपने थ्योरेटिकली खुद से मतलब कैलकुलेशन करनी है कि आप चाह रहे हो कि आपने स्टेट स्पेस से ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करनी, तो ये उसका फार्मूला है। आपके पास ए बी सी डी होंगे, ठीक है, और आप सिंपल उसको इस पर पुट करोगे, एस आई माइनस ए, एस आपके पास वेक्टर होगा और ये आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और इस तरह ए आपके पास मैट्रिक्स होगी, ठीक है, इस तरह सी बी जो भी आपको गिवन होगी तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, स्टेट स्पेस आ जाएगी, सॉरी ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्जन हो जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, सेकंड का रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। सो इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ। अब हमने क्या देखना था, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम की ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना था। सो फर्स्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का होता है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का होता है। ये भी आप लोग कोर्स में पढ़ चुके हो, चलिए कोई इशू नहीं, हम ब्रीफली थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का होता है जिसमें बेसिकली आपके पास एक पोल होता है। ये सिस्टम में जो डिनोमिनेटर है उसमें जो एस की पावर है अगर वो 1 है बेसिकली तो सिस्टम आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। अभी एक जी ओ है सिस्टम है, ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म है ए और एस प्लस ए, ठीक है। और पीछे से कोई आर ऑफ एस हम इसको कर करेंगे, इनपुट देंगे और सिस्टम हमें जो है वो सी ऑफ एस क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा, ठीक है। और अब सिस्टम का एक पोल है जो कि किस पे होगा, माइनस ए पे होगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने पीछे से स्टेप इनपुट अप्लाई की है तो स्टेप की लैप्लास क्या आपके पास होती है, 1/s। तो ये आपका सिस्टम मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 1/s से। तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू आएगा आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो आर ऑफ एस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी ऑफ एस के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास सिस्टम आ जाएगा, सिस्टम का आउटपुट। तो इसका अगर हमने रिस्पॉन्स फाइंड करना है तो हमें क्या करेंगे, सिंपल इसका इन्वर्स लैप्लास फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इसका इन्वर्स लैप्लास लें तो हमारे पास आता है ये आ जाता है। अच्छा, अब सिस्टम का रिस्पॉन्स दो तरह का होता है, फोर्स रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स। आई थिंक इसको भी आपने जो है वो कोर्स में पढ़ लिया है, फिर भी हम देख लेते हैं कि फोर्स को रिस्पॉन्स होता क्या और नेचुरल क्या होता है। अब फोर्स रिस्पॉन्स सिंपल आपके पास क्या होता है, पहले चले नेचुरल की बात करें। नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि अगर हमने सिस्टम को कोई इनपुट अपनी अप्लाई की, ठीक है, हमने कोई इनिशियली सिस्टम की वैल्यूज़ थी, हमने सिस्टम में कोई इनिशियल वैल्यूज़ को पुट किया, ठीक है, और हमने सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड कर लिया, मतलब इसका इनपुट कोई नहीं अप्लाई की हुई। मतलब कि सिंपल ही अगर जी ऑफ एस का हम रिस्पॉन्स देखना चाहें तो वो बेसिकली कि आपके पास वो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स होगा अगर हम कोई इनपुट पीछे से अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो आपका अब फोर्स रिस्पॉन्स क्या होगा, अगर हम पीछे से इनपुट अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन हम इसमें कंसिडर कर होता है 0 है, हमने पीछे से बेसिकली क्या किया है कि इनपुट अप्लाई कर दी। अब उस इनपुट के रिस्पेक्ट से जो सिस्टम का रिस्पॉन्स आ रहा है वो आपके पास फोर्स रिस्पॉन्स होता है। तो जैसे अभी ए ओवर एस प्लस ए को अगर हम देखें, ठीक है, तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो बेसिकली आपके पास ये आ रहा है, ई वर माइनस एट, ये बेसिकली के नेचुरल रिस्पॉन्स है। अब स्टेप इनपुट है आपकी, तो उसके रिस्पेक्ट से जो सिस्टम का रिस्पॉन्स आ रहा है वो बेसिकली क्या 1 आ रहा है। सो अगर हम बेसिकली इस सिस्टम को प्लॉट करें, ठीक है, तो आपके पास बेसिकली क्या आ रहा है, ये रिस्पॉन्स आ रहा है सिस्टम का, स्टेप रिस्पॉन्स। तो मैटलैब में सिंपल क्या है कि हम क्या करते हैं कि एक स्टेप की कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। सिस्टम को पहले डिफाइन कर लेते हैं, ऊपर उसका नोमिनेटर और टी एफ की कमांड से उसको ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और सिंपल स्टेप की कमांड होती है जो कि सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स बता देती है। और अगर कैलकुलेशन के थ्रू हमने करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे कि 1/s सिस्टम को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसका सिंपल इन्वर्स लैप्लास ले लेंगे। तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो बेसिकली ये सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स हो गया, स्टेप रिस्पॉन्स। अच्छा,
अब हमने क्या करना है कि ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है सिस्टम की, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम की। अब ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जो टाइम के लिहाज से सिस्टम का रिस्पॉन्स चेंज हो रहा होता है उसको हम ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, सिस्टम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कह रहे होते हैं उसके। अब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होगा कि जो टाइम के लिहाज से सिस्टम का रिस्पॉन्स है, जहाँ तक सिस्टम को ये इनिशियल से लेकर फाइनल तक बेसिकली स्टेडी स्टेट तक जाने के लिए जितना टाइम लग रहा है वो बेसिकली हमारे पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इसको, जिसमें हमारे पास राइज टाइम आता है, फॉल टाइम आता है, पीक टाइम आता है, सेटलिंग टाइम आता है, ओवरशूट आता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे बेसिकली क्या है चीज़ें। ठीक है, अब स्टेडी स्टेट का होता है कि जब सिस्टम अपनी फाइनल वैल्यू को पहुंच जाता है, तो अगर तो सिस्टम ने फाइनल वैल्यू को अचीव कर लिया है, उसमें कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है, इनपुट और आउटपुट में, तो इसका क्या मतलब है, आपका स्टेडी स्टेट एरर जो है वो ज़ीरो है। अगर कोई ना कोई एरर आ रहा है, इसका मतलब कि सिस्टम में कुछ ना कुछ माइनर सा एरर है स्टेडी स्टेट, लेकिन वो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे होता है। तो नेक्स्ट हमारी लैब है स्टेडी स्टेट एरर पे, तो उसमें हम स्टेडी स्टेट को डिटेल से देखेंगे। ठीक है, सो ट्रांजिएंट का आपको पता चल गया कि टाइम के लिहाज से जो सिस्टम आपका रिस्पॉन्स चेंज कर रहा है, मतलब जितना टाइम सिस्टम को फाइनल वैल्यू में पहुंचने में लगता है, हम उसको बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट यहाँ पे एक चीज़ होती है टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट क्या है कि ऐसा टाइम, वो वैल्यू टाइम के जिस पे जो आपके पास सिस्टम है वो 63% आपके पास वैल्यू थे। ठीक है, वो आपका डिपेंड करता है पोल पे। ठीक है, ए बेसिकली आपके पास क्या होगा, पोल होगा। तो टाइम कांस्टेंट का सिंपल फार्मूला आपके पास क्या होगा, 1/a। ठीक है, अगर आप सिंपल क्या करो, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, आप इसमें आप सिंपल क्या करो कि टी की जगह 1/a पुट कर दो, तो ई की पावर -1 आ जाएगा। ई की पावर -1 होता है 0.37, तो 1 - 0.37, तो सिस्टम की बेसिकली आउटपुट क्या आ रही है, 0.63। ठीक है, तो ये बेसिकली टाइम है। ठीक है, जिस पे बेसिकली 0.37। ठीक है, इस पे अब जब जो सिस्टम की वैल्यू आ रही है वो 63% है, तो ये बेसिकली आपका टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी। ये टाइम है। ठीक है, और इस पर जो सिस्टम वैल्यू दे रहा है वो ये है। तो ऐसा टाइम जिस पे सिस्टम जो आप 63% वैल्यू दे, वो आपके पास क्या टाइम कॉन्स्टेंट, विच इज़ इक्वल टू 1/a। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, राइज टाइम। अब राइज टाइम क्या होता है कि अब ये सिस्टम का आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर हम क्या करें, सिस्टम के जो 90% वैल्यू है उसमें से माइनस कर दें 10% वैल्यू को, 90 से लेकर जो 10 टाइम बेसिकली इस टाइम में बेसिकली सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम में राइज आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम राइजिंग टाइम कहते हैं कि 90% टाइम माइनस 10%, तो बेसिकली जो टाइम सिस्टम का आ रहा होगा वो बेसिकली क्या है, राइज टाइम होगा। ठीक है, इस तरह सेटलिंग टाइम होता है। सेटलिंग टाइम क्या होता है कि अब ये तो सिंपल आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जब हम सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर सिस्टम देखेंगे, उसमें स्टार्ट में सिस्टम में ओवरशूट होता है, फिर सिस्टम अपने आप को सेटल कर रहा होता है, तो हम ऊपर मार्जिन रख रहे होते हैं +-2% का। +-2% के अंदर सिस्टम अपने आप को सेटल कर रहा होता है, अपने स्टेडी स्टेट को पहुँच रहा होता है, उस टाइम को बेसिकली हम कहते हैं सेटलिंग टाइम। तो ये बेसिकली फार्मूला है आपका राइज टाइम का, 2.2 ओवर है। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है, अगर हम 90% को -10% कर दें तब हमारे पास ये आ रहा होता है। ठीक है, और उसमें आप लोग इसकी डेरिवेशन देख चुके हो। इसमें सेटलिंग टाइम का क्या फार्मूला है, 4/a। ठीक है, और सिस्टम का क्योंकि पोल एक है, ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है उसका ओवरशूट 0 होता है। ओवरशूट होता है कि फाइनल वैल्यू से सिस्टम कितना डेविएट कर रहा है, मतलब 1 है फाइनल वैल्यू। स्टार्ट में अगर आपके पास हायर ऑर्डर सिस्टम होता है, उससे स्टार्ट में सिस्टम पहले शूट आ जाता है, तो फाइनल जो आपकी मेन वैल्यू जो कि 1 है, उससे सिस्टम कितना जो है वो डेविएट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इसके में इतना ओवरशूट आ रहा है। तो आपने सिंपल ये करना है, इनके फार्मूलाज को नोट कर लेना फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के। ठीक है, इस तरह सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, अब सिंपल सेकंड ऑर्डर सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें बेसिकली आपके पास 2 पोल होंगे, मेरे डिनोमिनेटर में क्या सिस्टम की जो हायर पावर है वो बेसिकली क्या आपके पास 2 है, तो ऐसा सिस्टम आपके पास क्या होगा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम के डिफरेंट रिस्पॉन्सिव होते हैं। ठीक है,
अब अगर तो आपका जो सिस्टम है, ठीक है, उसके जो पोल्स हैं, दोनों पोल्स, ठीक है, वो रियल है, ठीक है, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट है, तो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो ओवर डैम्प्ड होगा, ठीक है। ओवर डैम्प्ड में बेसिकली आपके पास ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा होता है। ये बेसिकली स्टेप के केस में, अगर आपने पीछे से इनपुट स्टेप दी हुई है तो उस केस में जो सिस्टम का रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो बेसिकली अंडर डैम्प्ड होगा, और अंडर डैम्प्ड ऐसा होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। इसी तरह अगर आपके जो पोल है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, मतलब अगर इसके रूट्स फाइंड करो तो अगर वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स हैं तो आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा अंडर डैम्प्ड। तो मोस्टली जो आपका कंट्रोल सिस्टम होता है उसका रिस्पॉन्स अंडर डैम्प्ड आ रहा होता है, पहले सिस्टम में शूट आ रहा होता है, जैसे अब ये फाइनल वैल्यू 1 है, इससे सिस्टम शूट करेगा, फिर क्या करता है सिस्टम अपने आप को सेटल करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पोल्स जो हैं वो जियो मेगा एक्सिस पे हैं, ठीक है, तो सिस्टम आपका इसमें क्या होगा, पार्शली स्टेबल होगा। अब एक और चीज़ है कि अगर सिस्टम के पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में है तो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर राइट हाफ प्लेन में है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, और अगर आपका जियो मेगा एक्सिस पे है तो सिस्टम आपका पार्शल स्टेबल होगा, या मार्जिनली स्टेबल भी कहते हैं। तो इसके बाद के सिस्टम में थोड़ा सा भी चेंज आया तो सिस्टम ने क्या होना, अनस्टेबल हो जाना है। तो ये एज पे इस टाइम पे सिस्टम पे, इस पे जो सिस्टम का रिस्पॉन्स आ रहा था वो ऑसिलेटरी आ रहा होता है, तो ये अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स है सिस्टम का। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स। क्रिटिकली डैम्प्ड क्या होता है, अगर सिस्टम के दोनों पोल सेम आ रहे हैं आपके पास, जैसे -3 पे हैं, ठीक है, तो आपका सिस्टम क्या है, क्रिटिकली डैम्प्ड होगा और उसका रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा होता है। अच्छा, जनरल फॉर्म ये ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होती है, ये आपके पास जनरल फार्मूला है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। अब इसमें आपके पास जो ओमेगा एन है ये बेसिकली आपके पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, और आपके पास ये जो नज़र आ रहा है ये आपके पास जीटा होता है। अब नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि ऐसी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जिस पे जो है वो सिस्टम अपनी ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है, उसको हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, दूसरी आपके पास क्या है, एक जीटा टर्म है, इसको हम जीटा कहते हैं। ये जीटा बेसिकली आपका डैम्पिंग रेशो है। अब डैम्पिंग रेशो बेसिकली क्या है, आपके पास रेशो है एक्सपोनेंशियल डिके फ्रिक्वेंसी की और नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अब ये एक्सपोनेंशियल डिके फ्रिक्वेंसी क्या है, तो इसको अगर मैं आपको ये, अब ये सिस्टम का रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास, कोई सिस्टम है, ठीक है, ये इसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब क्या है कि अब सिस्टम को अगर हम ये एक्सपोनेंशियल डिके सिस्टम में है ये, ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम सिस्टम को पहुँचने में लग रहा है, ठीक है, इस तरह यहाँ से यहाँ पे ये क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली टाइम सिस्टम को लग रहा है, ठीक है, ये बेसिकली आपका एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी है, मतलब आप टाइम का रेसिप्रोकल ले लोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है, किस तरह यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। सिस्टम क्या एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक्सपोनेंशियली सिस्टम डिके करता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की होती है, उससे अगर हम रेशो ले लेंगे तो हमारे पास डैम्पिंग रेशो आ जाएगी। तो क्या एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डैम्पिंग रेशो आ जाएगी सिस्टम की। अब जो मेन मकसद डैम्पिंग रेशो का होता है वो ये होता है कि डैम्पिंग हमें ये बता रही होती है कि सिस्टम कितना ऑसिलेटरी होगा। अगर तो डैम्पिंग रेशो की वैल्यू आपकी ज़ीरो के करीब है, ठीक है, या एग्जैक्टली ज़ीरो है, तो सिस्टम क्या होगा आपका, वो सिस्टम में ऑसिलेशन ज़्यादा आ रही होंगी, सिस्टम आपका जो है वो आपका क्या ये कह सकते हैं कि अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, मतलब सिस्टम में जो है वो, ये आप कह सकते हैं कि सिस्टम में बेसिकली क्या होगा, सिस्टम में बेसिकली क्या होगा कि आपका जो है वो ओवर शूट आ रहा होगा, और सिस्टम बेसिकली क्या होगा, अनडैम्प्ड सा उसका रिस्पॉन्स होगा, और जितनी बेसिकली इसकी वैल्यू इंक्रीज हम करते जाएंगे, ठीक है, उतना भी सिस्टम में जो है वो ओवर शूट भी कम होता जाएगा, सिस्टम में ऑसिलेशन जो है वो कम होती है। मीन्स के
जो इसका मेन मकसद है वो डैम्पिंग का है, कि डैम्पिंग ये बता रहा होता है कि अगर इसकी वैल्यू कम है तो आपके सिस्टम में ओसिलेशन जो है वो ज़्यादा आ रही होंगी, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ओसिलेशन कम आ रही होंगी। तो ये जनरल फार्मूला भी आपने क्या करना, नोट कर लेना सिस्टम का। इसी तरह हम डैम्पिंग रेशियो को देख के भी बता सकते हैं कि सिस्टम में आपका क्रिटिकली डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है, ठीक है। तो अगर तो आपका डैम्पिंग रेशियो या जीटा की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, तो सिस्टम आपका क्या होगा, अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा होगा, ठीक है। तो सिस्टम बेसिकली आपका क्या होगा, अनडैम्प्ड होगा। तो अनडैम्प्ड में आपके पोल क्या होंगे, वो जो मेगा एक्सिस पे होंगे, ठीक है। आप सिंपल अगर इक्वेशन में जीटा की जगह ज़ीरो पुट कर दो, यहाँ पे अगर आप ज़ीरो पुट कर दो तो सिस्टम के आपके पास जो पोल आएंगे वो बेसिकली क्या, इमेजिनरी होंगे, वो सिस्टम का बेसिकली आपके पास अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स आ रहा होगा। इस तरह अगर आपके पास जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है, सिस्टम का रिस्पॉन्स अंडर डैम्प्ड होगा। इस तरह अगर आपका जीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकली डैम्प्ड होगा, और अगर 1 से ग्रेटर है तो ओवर डैम्प्ड होगा। अब ये देखें, यहाँ से भी हमें पता चल रहा है। अब जीटा की वैल्यू क्या है कि आपके पास कम है, 0.1 है, तो इसमें सिस्टम में ऑसिलेशन ज़्यादा आ रही है। देखिए अब 0.2 हो गई है, कम हो गई है ऑसिलेशन, 0.4 पे और कम हो गई है, एंड 0.8 पे सिंपल का सिस्टम में ना होने के बराबर ऑसिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रॉपर इसकी डेरिवेशन है, आपका पीक टाइम और आपका जो राइज टाइम है, ठीक है। ये कोर्स में आपने इसकी डेरिवेशन सारी जो है वो पढ़ ली है। जस्ट मैं आपको फार्मूला इसका दिखा देता हूँ। ये बेसिकली आपका पीक टाइम का फार्मूला है, ठीक है, और ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। इस तरह आपका ओवरशूट का फार्मूला है, ठीक है। अगर हमें ओवरशूट, अब ओवरशूट के लिए सिस्टम का आपको क्या चाहिए, आपके पास डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये है तो आप सिंपल ओवरशूट फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। इस तरह अगर आपके पास ओवरशूट है तो आप उससे डैम्पिंग रेशियो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये आपने फार्मूलाज को नोट कर लेना। अब ये सेटलिंग टाइम का फार्मूला है, ठीक है। इस तरह राइज टाइम भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो अब ये मैंने आप लोग रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम का क्या सिस्टम का अगर हम नेचुरल और फोर्स रिस्पॉन्स को ऐड कर लें तो सिस्टम का टोटल रिस्पॉन्स आ जाता है। तो हमने डिटेल से पढ़ लिया फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम को, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब सिस्टम का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफाइन कर दिया हमने मैटलैब में, जैसे मैंने आपको बताया था। अब ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, TF टू SS इंटू नोमिनेटर डिनोमिनेटर करेंगे तो सिस्टम आपको रिटर्न कर देगा ABCD। तो ये ABCD बेसिकली आपका क्या, स्टेट स्पेस ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई है। इसी तरह अगर आपने सिस्टम एक तो क्या है कि फार्मूलाज के थ्रू आप जो है वो कैलकुलेट कर लोगे सिस्टम का जो है वो पीक टाइम राइज टाइम जो भी आ रहा है, ठीक है। सेकेंडली आपने जो है वो मैटलैब के थ्रू भी करना है। तो आप ये सिस्टम का एक कोई भी सिस्टम है सेकंड ऑर्डर, उसका हमने स्टेप रिस्पॉन्स लिया है, तो ये आपके पास स्टेप रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सिस्टम है आपका, ठीक है। अब इसका हमने ये रिस्पॉन्स फाइंड किया है। अब आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, आपने रिस्पॉन्स पे जाके ना ये जो आपके पास प्लॉट आ रहा है इसके आप पे जाके आपने जो है लेफ़्ट क्लिक करना है। जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करोगे तो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स का एक ऑप्शन आएगा। आप करेक्टरिस्टिक्स में जाओगे तो वहाँ पे फर्दर आपको 4 ऑप्शन आएंगे, सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, स्टेडी स्टेट, ठीक है, पीक टाइम। तो जस्ट आपने जिस चीज़ को प्रेस करते जाओगे वहाँ पे आपको इस तरह की विंडो आती जाएगी। तो आप यहाँ से देख के बता सकोगे कि सिस्टम का ओवर शूट के, जैसे इस टाइम पे सिस्टम का 4.32 ओवर शूट आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो मेन वैल्यू है इससे सिस्टम जो है वो 4%
जो है वो डेविएट कर रहा है। इस तरह ये राइज टाइम आ रहा है सिस्टम का, ठीक है, ये राइज टाइम है। जिस तरह ये आपके पास क्या आ रहा है, सेटलिंग टाइम आ रहा है, और ये स्टेडी स्टेट जो कि फाइनल वैल्यू 1 पे सिस्टम चला गया है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, मैटलैब के थ्रू भी देखनी है सारी वैल्यूज़, और प्रॉपर फार्मूलाज के थ्रू कैलकुलेशंस भी करनी है। तो पहले के राइट द इक्वेशन ऑफ सेटलिंग टाइम, टाइम कांस्टेंट, ओवरशूट, राइज टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो आपने सिंपल क्या करना है कि सारे फार्मूलाज लिख लेने हैं, सेटलिंग टाइम का, टाइम कांस्टेंट का, ओवरशूट, राइज टाइम का, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम दोनों के लिख लेने फार्मूलाज, ठीक है। फार्मूलाज लिखने के बाद फिर आपने सिंपल क्या करना है, जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, जो जीटा और ओमेगा एन के फॉर्म में है, तो वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। तो अच्छा, अब टास्क 1 सिंपल आपका क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन इनटू स्टेट स्पेस मॉडल यूजिंग मैटलैब। सिंपल आपको ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, इससे आपने सिंपल क्या करना है, इसको स्टेट स्पेस में कन्वर्ट कर लेना है, जो पीछे आपको मैंने बताया सिंपल TF2SS कमांड को यूज़ करते हुए। अब सेकेंडली क्या है कि ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन VC ओवर VS ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, देन कन्वर्ट द VC और VS इनटू स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन यूजिंग मैटलैब। तो पहले आपने क्या करना है कि ये पूरा सर्किट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आपको सर्किट गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसको लैप्लास में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और लैप्लास से इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है VC और VS का, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस लैब में कर चुके हो। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप कंट्रोल सिस्टम की लैब 3 के नाम से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें बेसिकली मैंने बताया होगा कि हम कैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लेना सिंपल VC और VS। तो उस ट्रांसफर फंक्शन को तो फिर मैटलैब के थ्रू आपने क्या करना है, स्टेट स्पेस में कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या, कन्वर्ट द स्टेट स्पेस इनटू ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग बोथ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन एंड मैटलैब। तो आपको क्या, ये आपको स्टेट स्पेस गिवन है A B और C और D आपका क्या 0 है, ठीक है। मैटलैब के थ्रू सिंपल आपने पहले A B C और फिर D को डिफाइन कर लेना है ऊपर, ठीक है। डिफाइन करने के बाद आपने क्या करना है कि कमांड यूज़ करनी है SS टू TF, ठीक है। वो क्या करेगा, स्टेट स्पेस से आपको ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा, बिल्ट इन कमांड है, ठीक है। तो ABCD को पहले ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा, और वो आपको सिस्टम का नोमिनेटर डिनोमिनेटर दे देगा। तो आपने सिंपल नोमिनेटर डिनोमिनेटर फिर TF की कमांड लगाओगे तो आपके पास सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। और आपने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन भी करनी है इसकी, और कैलकुलेशन में आपको ऊपर मैंने फार्मूला बताया है इसके थ्रू सिंपल आपने क्या करना है, ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले के थ्रू आपने क्या करना है कि सिस्टम को कन्वर्ट करना है स्टेट स्पेस में यूजिंग कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, आगे वैल्यूएट द ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग बोथ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन एंड मैटलैब। तो ये आपको फर्स्ट ऑर्डर गिवन है, बाकी ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। आपने क्या करना है कि इसको, इसके ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है, जो कि आपका राइज टाइम है, पीक टाइम है, ठीक है, सेटलिंग टाइम है, वो शूट है, वो आपने फाइंड करना है थ्रू फार्मूलाज एंड थ्रू मैटलैब। तो मैटलैब के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे करना है, ठीक है। और कैलकुलेशन के थ्रू आपने सिंपल जो फार्मूलाज हम अभी मैंने आपको बुक से बताए हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या क्या फार्मूलाज हैं, सेकंड ऑर्डर के क्या क्या, तो उससे आपने करना है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर का तो हमने देख लिया, सेकंड ऑर्डर में आपके पास क्या है, आपने जनरल फार्मूले के साथ इसको कंपेयर करना है। तो ऊपर आपके पास ओमेगा एन स्क्वायर आ रहा होता है, तो ओमेगा एन स्क्वायर से अगर आपने ओमेगा फाइंड करना है, आप सिंपल क्या करोगे, तो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो 100 का अगर आप अंडर रूट लोगे तो आपके पास 10 बेसिकली आ जाएगी ओमेगा एन की वैल्यू। इस तरह आपके पास 2 जीटा ओमेगा एन होता है, तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। वहाँ आप ओमेगा एन की वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ से आपको जीटा आ जाएगा। तो जब जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, तो जीटा और ओमेगा एन ही बेसिकली आपके पास सारे फार्मूलाज में यूज़ होता है, पीक टाइम, राइज टाइम के। तो उससे आपने सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। सो क्या होना चाहिए कि जो कैलकुलेशन आपने की है और जो आपने बेसिकली मैटलैब के थ्रू उसका रिस्पॉन्स देखा है, रिस्पॉन्स उसके जो ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड की है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लैब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।